बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ओमिक्रॉन की वजह से अर्थव्यवस्था को झटका। कोविड की मार से उभरती ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री पर अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, ओमिक्रॉन को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी। बिना वैक्सीन कोरोना वेरिएंट से निपटना मुश्किल, लेकिन गरीब देशों में है वैक्सीन की किल्लत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। क्या इस वेरिएंट के असर से उभर पाएगी अर्थव्यवस्था? इसकी चर्चा आज कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। इस साल ईरान में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को दी गई सजाए मौत। नॉर्वे स्थित एक ईरानी मानवाधिकार समूह की रिपोर्ट का दावा, इनमें से कई महिलाओं पर अपने पति या पार्टनर की हत्या का इल्जाम था। समूह के मुताबिक इनमें से कई महिलाएं थीं घरेलू हिंसा का शिकार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक के बॉयकॉट का फैसला गलत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक वीडियो कॉल में रूस चीन के रिश्तों की तारीफ की। अमेरिका समेत कई देशों ने विंटर ओलंपिक में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने से किया इनकार। हमें ये पता नहीं था कि हमारा बाबा भी वहीं से भर के आएगा। कश्मीर में चरमपंथी हमले में मारे गए पुलिसकर्मी के परिवार का दर्द। क्या है घर वालों के सवाल? दिखाएंगे कश्मीर से बीबीसी की खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। साल का आखिरी महीना दिसंबर दुनिया भर में लोगों की फिक्र बढ़ा रहा है, और वजह है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसका संक्रमण पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। और इसके साथ ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर संकट के बादल भी दोबारा मंडराने लगे हैं। पटरी पर आ रही ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री की फिक्र क्यों बढ़ रही है? कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गई है। पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक लोग अमेरिका में ही मारे गए हैं। अमेरिकी संसद के सदस्यों ने यूएस कैपिटल की सीढ़ियों पर मौन रखकर कोविड-19 से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में 60% से अधिक लोग वैक्सीन ले चुके हैं। लाखों लोगों ने लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। मरने वालों में ज्यादा वही हैं जिन्होंने वैक्सीन ना लेने का फैसला किया था। 8 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा ऐसे समय में आया है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में नई चेतावनी दे रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 3 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेशन के बारे में पहली बार पता चला, और अब इस बात की पूरी आशंका है कि ये दुनिया के अधिकतर देशों तक पहुंच चुका है। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, जो वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर बार बार जोर दे रहा है। ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से फैल रहा है, इतनी तेजी हमने इससे पहले किसी वेरिएंट में नहीं देखी। हमें चिंता इस बात की है कि लोग ओमिक्रॉन को हल्के में ले रहे हैं। शुरू में भले ही ये कम गंभीर लगे, लेकिन मरीजों की संख्या इस हद तक बढ़ सकती है कि हेल्थ सिस्टम उसे संभाल ना पाए। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तमाम देशों में नए नए उपाय किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। क्रिसमस की धूम इस बार कम होगी क्योंकि रात में भी लॉकडाउन रहेगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न में मेहमानों की संख्या 4 सीमित कर दी गई है। ओमिक्रॉन के बारे में हम अभी भी बहुत ज्यादा नहीं जानते। आने वाले हफ्तों में अधिक जानकारी मिल सकेगी। मसलन हमें अभी ये नहीं मालूम कि ये वेरिएंट किस हद तक बीमार कर सकता है, लेकिन जितना पता है वो चिंता के लिए काफी है। शुरुआती संकेत कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर हो सकती है और कई देशों में अस्पतालों में मरीजों के लिए शायद जगह ना बचे, लेकिन कुछ विशेषज्ञ उम्मीद जगा रहे हैं। अभी हम ओमिक्रॉन से उतनी मौतें नहीं देख रहे हैं जितनी जाने डेल्टा वेरिएंट ने ली थी। इससे लगता है कि ओमिक्रॉन कम जानलेवा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार कह रहा है कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन गरीब देशों में वैक्सीन उतनी आसानी से भी नहीं मिल रही है, जो इस ओर साफ इशारा है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाए बिना कोरोना के वेरिएंट से निपटना मुश्किल होगा। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई, और जब ऐसा लगा कि गाड़ी पटरी पर दोबारा आ रही है, कोरोना का नया वेरिएंट
ओमिक्रॉन आ गया। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने जैसे ही ऐलान किया कि उन्हें ओमिक्रॉन के म्यूटेशन का पता चला है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नवंबर के मध्य तक संकेत मिल रहे थे कि इकोनॉमी की सेहत बेहतर हो रही है। कई देशों ने कोरोना पाबंदियों में ढील दी थी, जिससे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसी इंडस्ट्री पटरी पर आने लगी थी। लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुछ हद तक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इकोनॉमी को दोबारा नुकसान पहुंचा है। दिक्कत यह भी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। ओमिक्रॉन की पहली आहट पाते ही डाउ जोन्स इंडेक्स लगभग 3% लुढ़क गया, तो ब्रिटेन के लीडिंग शेयर्स वाले FTSE 100 इंडेक्स में 3.7% की गिरावट आ गई और जर्मनी का स्टॉक मार्केट डैक्स भी 3% गिर गया। कुल मिलाकर कोरोना के इस नए वेरिएंट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सुनिए जर्मनी के बैटर बैंक में एनालिस्ट का इस बारे में क्या कहना है। स्टॉक मार्केट बेहद इमोशनल हैं, जिसकी कई वजह हैं, जैसे उतार चढ़ाव, ओमिक्रॉन, महंगाई, इंटरेस्ट रेट और खराब आर्थिक आंकड़े। जर्मनी मुख्य रूप से निर्यातक देश है। ये कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कुछ तय नहीं है। कोरोना की सुरंग से बाहर निकलने पर ही कुछ रोशनी नजर आ सकती है। ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए बीते 2 साल मुश्किल भरे थे। अब नए वेरिएंट के आने से और भी असर पड़ा है। ब्रिटेन ने देश से बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्टिंग और क्वारंटीन संबंधी नए नियम बना दिए हैं। एयरलाइंस का कहना है कि इसकी वजह से लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। PCR testing on arrival in particular. आते ही PCR टेस्टिंग और जाने से पहले भी टेस्टिंग। लोग इसे पसंद नहीं करते। लोग नहीं चाहते कि किसी दूसरे देश में पहुंचकर कोविड पॉजिटिव निकलें। असली असर तो क्रिसमस पर नजर आएगा। ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ये महत्वपूर्ण समय होता है। Really difficult stretch ahead of us now. ये तमाम उपाय इसलिए किए गए हैं ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को दुनिया भर में फैलने से रोका जा सके। ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने ट्रैवल को लेकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी आनन फानन में ट्रैवल बैन्स को मंजूरी दे दी। भारत में इस नए वेरिएंट के 61 मामले अब तक आ चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। ओमिक्रॉन की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, सरकार इससे निपटने के लिए कितनी तैयार है, ये जानने के लिए BBC संवाददाता प्रज्ञा ने बात की भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की प्रमुख यामिनी अग्रवाल से। चूंकि सेकेंड वेव के दौरान अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी तरह असर पड़ा था, तो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के साथ भी क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी? ये देखिए, ओमिक्रॉन का अभी जो असर है वो पूरी तरीके से पता नहीं चला है। अभी उसके ऊपर एक काफी हद तक जो है नजर रखी जा रही है और समझा जा रहा है कि वो कितना डेंजरस होगा, क्योंकि इसका जो कंटेजियसनेस है या जो इसका स्प्रेड है वो कहीं ज्यादा है पहले उनसे। उसका असर सीधा जो है पड़ सकता है आर्थिक अर्थव्यवस्था पे। अगर हम देखें, अब लॉकडाउन्स तो नहीं होंगे, फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस भी काफी हद तक प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमी को रिकवर करने में, जहां पे हमने एक वी शेप रिकवरी देखी है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है? जी देखिए, खासा असर पड़ सकता है। अगर हम देखें कि ओमिक्रॉन काफी ज्यादा स्प्रेड करता है और लोगों में उसके बारे में जो है डर बैठ जाता है, तो स्थिति जो इकोनॉमिक रिकवरीज की है वो वापस पुशबैक हो सकती हैं। पर अगर इसे संभाला जाता है तो उसका खासा असर नहीं पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि काफी हद तक जो सेकेंड वेव है उसे काफी हद तक संभाला गया और कोशिश की गई कि उसका बहुत बुरा असर ना पड़े। सरकार कितनी प्रिपेयर्ड है कि आने वाले समय में किसी भी तरीके की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को हम संभाल पाएंगे? जी देखिए, सरकार ने एक सबसे पहला कदम जो उठाया था वो ये था कि लोगों तक इस कोविड के बारे में जानकारी पहुंचाना, और कोशिश ये भी की गई कि उनके पास कैश ट्रांसफर्स दिए जाएं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पहले बहुत कदम आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 में उठाए थे, जिसमें फार्मर्स को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए और MSMEs को देखते हुए ओवरऑल लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की थी और गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया था। इन सभी से एक अच्छी तैयारी की तरफ दर्शाता है चीजें। इस माहौल को लेकर मार्केट्स मुश्किल में हैं। इधर एक्सपर्ट्स भी ये चिता रहे हैं कि शायद वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर ना हो। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कश्मीर में मारे गए पुलिसकर्मी के गांव का हाल। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार शाम पुलिस की बस पर हुए हमले में एक एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इनमें से एक पुलिसकर्मी का घर रामबन में है, जहां उनके गांव में मातम पसरा है। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक पुलिसकर्मी की बेटी और भाई से बात की। इस शेर बहादुर ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी बीवी छोड़कर, अपने भाई छोड़कर, अपने चाचे छोड़कर अपनी शहादत दे दी। जब कोई मारता था हम बोलते थे कश्मीर में फलाना मर गया, आप क्या करेंगे इसके परिवार। हमें क्या पता था हमारा बाबा भी उधर ही मार जाएगा। हमें ये पता नहीं था कि हमारा बाबा भी वहीं से मर के आएगा। गुलाम हुसैन जो पुलिस में तकरीबन 35 सालों से सर्विस कर रहे थे और अब उनकी सर्विस के सिर्फ 2 साल बचे हुए थे, और फैमिली वालों का ये कहना है कि इनका इंतज़ार था कि वो रिटायर कब होंगे और वो अब फैमिली के साथ अपना वक्त बिताएंगे। मैंने 5-6 दिन पहले बात की थी, बोल रहा था मैं ड्यूटी पे बिजी होता हूँ, मुझे अपने पापा का कोई पता नहीं। अभी मुझे पता लगा इधर पहुँच के। मेरी शादी होगी, मेरी शादी को 2-2.5 साल हो गए, लेकिन मेरे पापा जब भी घर आते थे वो मेरे पास आते थे। मुझे अभी इधर आके पता चला कि मेरे पापा की डेथ हो गई है। मुझे नहीं पता मेरे पापा को क्या हो गया। मेरे बाबा अब नहीं आएंगे, इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। बहुत फिक्र था, हर वक्त फिक्र होता था। मुश्किल है ड्यूटी करना श्रीनगर में। 2 हफ्ते हो गए उसको घर से गए हुए। 2 हफ्ते के अंदर ही वो गोली पहुंच गई उसकी जान के लिए। फैमिली का एक सवाल है अथॉरिटीज से कि वो अब अगर अपनी ड्यूटी करके वापस जा रहे थे अपने कैंप की ओर और उनको उस जगह पे मारा गया जो हाईली सिक्योर्ड है, तो ये काम, ये जॉब किसका था उनको सिक्योरिटी देने का जब वो गाड़ी से ड्राइव कर रहे थे। आमिर पीरजादा, बीबीसी न्यूज़, रामबन। किसी की जान लेने का फैसला कैसे होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा? किलर रोबोट्स को लेकर कई मानवाधिकार समूह ये सवाल उठा रहे हैं और इसके इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं। जिनेवा में इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की एक बैठक में चर्चा होगी कि लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम के इस्तेमाल के नियम क्या हों। लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को ही किलर रोबोट्स भी कहा जाता है। देखिए रिपोर्ट। आजकल ड्रोन्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें कोई पायलट नहीं होता, लेकिन कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में ही होता है। लेकिन पूरी तरह से ऑटोनोमस वेपन सिस्टम में ये कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता। ये एल्गोरिदम्स या फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से अपने टारगेट का काम तमाम कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम जीने मरने के फैसले सेंसर्स, एल्गोरिदम्स और मशीनों के हवाले छोड़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, ये सही रास्ता नहीं है। अपनी चिंता को समझाने के लिए इंटरनेशनल कमिटी रेड क्रॉस ने यह वीडियो तैयार किया है और किलर रोबोट्स पर प्रतिबंध की मांग और नियम तय करने की मांग की है। 5 साल की बातचीत के बाद भी लीथल ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम की कोई आम परिभाषा तय नहीं हो पाई है, और इसके बिना आप कानूनी तौर पर बाध्य किसी समझौते का ड्राफ्ट भी तैयार नहीं कर सकते। परिभाषा चाहे जो तय हो, लेकिन अमेरिका जैसी कुछ सैन्य ताकतें ऐसे किसी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस समय हथियारों की होड़ जारी है। ये भविष्य की समस्या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे हथियार बनाने के लिए कई देश अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। ये कदम अमानवीय होगा, लेकिन होगा यही कि मशीनें इंसानों को अपना निशाना बनाएंगी। कम से कम 30 देश किलर रोबोट्स पर किसी ट्रीटी के समर्थन में हैं, लेकिन बड़ी सैन्य ताकत वाले देशों के बिना इसका कोई मतलब नहीं होगा। हो सकता है कि इस दिशा में बातचीत कुछ साल और यूं ही चलती रहे, लेकिन दुश्मनों की जान लेने वाले किलर रोबोट्स एक हकीकत बन चुके हैं। और नए हथियारों और हथियारों की होड़ को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे 200 बिल्लियां पालने वाले एक कैटमैन से। इनसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और आपको ले चलते हैं एक ऐसे घर में जहां एक दो नहीं बल्कि 200 बिल्लियां रहती हैं। गुजरात के कच्छ के रहने वाले उपेंद्र को बिल्लियों से बहुत प्यार है और अपने इसी शौक की वजह से वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा बिल्लियों पर खर्च कर देते हैं। देखिए बीबीसी के सहयोगी प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट। इस पर्शियन कैट का नाम है मीनू। ये दुबई के एक शिपिंग कंटेनर में बंद पाई गई थी, जिसके बाद गोस्वामी परिवार इसे अपने साथ घर ले आया। 15 दिन बहुत होता है किसी इंसान हो या जानवर को सर्वाइव करने के लिए जब उसके पास कुछ ना हो। इवन कंटेनर के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है ऑक्सीजन की भी बहुत सारी अभाव होती है, फिर भी पता नहीं ये गॉड गिफ्ट है कि क्या है मुझे नहीं मालूम, बट ये कंटेनर के अंदर जिंदा थी। ये ऐसा नहीं है कि सर ये कैट सिर्फ कैट है, ये आज मेरे घर का एक सोजन है। उपेंद्र के कैट गार्डन में रह रही 200 बिल्लियों में से ये एक है पर्शियन कैट। उपेंद्र अपनी बिल्लियों से बेतहाशा प्यार करते हैं। इस कैट गार्डन को बनाने में उपेंद्र को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस कैट हाउस को चलाने में हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। कोई एनजीओ या कोई संस्था में मदद नहीं कर रही है और जो भी इस कैट गार्डन को सर्वाइव करने के लिए जो खर्चा लगता है सर, वो पूरी मेरी फैमिली ही अभी उसको खर्च कर रही है। जिसमें मेरे फादर मदर है, वो भी फार्मर है, उनकी भी कुछ आमदनी होती है। मैं और मेरी मिसेज जो हम लोग कमाते हैं वो भी इसमें डालते हैं। इवन मेरा ये कहना है कि हम लोग हमारी कमाई का 90% हिस्सा कैट गार्डन के पीछे खर्च करते हैं। जो कुछ बच जाता है उससे फिर हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। उपेंद्र को उम्मीद है कि वो एक दिन बीमार जानवरों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू कर पाएं। और कोविड की वजह से जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। बेल्जियम में एक चिड़ियाघर में एक शेर और शेरनी को कोविड हो गया है। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। जानवरों के डॉक्टर के मुताबिक कोविड की वजह से डाना नाम की शेरनी को पहले बुखार हुआ, फिर भूख कम हो गई। जून के महीने में चेन्नई में कोविड की वजह से एक शेरनी की मौत हुई थी। और अब जर्मनी की इन तस्वीरों को देखिए, जहां क्रिसमस की तैयारियों के बीच सांता क्लॉज मोटरसाइकिल पर निकले हैं, गिफ्ट्स और ढेर सारी खुशियां अपने साथ लेकर। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।